जय हिंद दोस्तों, मैं अजय गौतम एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ सीखो सब पर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक बेहतरीन लाइफ आप सभी जी रहे होंगे। दोस्त, मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी एक सच्चाई के साथ, एक ईमानदारी के साथ आप सभी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो साथी, हर बार की तरह मैं आज फिर से एक सेशन, मतलब वही हमारा क्या डेली के मतलब रोजाना 10 क्वेश्चन हमारे मैथ के रहेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम से संबंधित। ठीक है ना। तो मैंने 5 क्वेश्चन इसमें लिख दिए हैं और जैसे ही इनको हम हल कर लेते हैं उसके बाद फिर से 5 क्वेश्चन आपको डालूंगा मैं दोस्त। ठीक है ना। तो जो भी कोई पहली बार अगर वीडियो देख रहा है तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसको थोड़ा सा शेयर वेयर मार देना भाई दोस्त। ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 गुणा 17 प्लस 36 गुणा 10 माइनस 15 गुणा 6 बराबर वाई है, तो वाई का मान क्या निकल जाएगा। मतलब इधर साइड में कितना निकल जाएगा, ये कह रहा है भाई। अब देखो, अगर मैं इनका आपस में मल्टीपल करूं, ये ऐसे भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 17 दूनी 34 प्लस 34 का 4 है ना, हासिल 3, 17 एकम 17 और 3 20, ऐसे इस तरीके से, ये इस तरीके से भी हो जाएगा मेरे दोस्त। चलो हम दोनों तरीके से करके देख लेते हैं। देखो 17 दूनी 34 का 4, अगर मैं 17 का मल्टीपल करता हूँ 12 में, तो 34 का 4 हासिल 3, 17 एकम 17 और 3 कितना 20, यानी कि ये हो गया 204 प्लस 36 दशमलव 360 है ना, माइनस 15 छिक्का 90। तो देखो हम इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई। देखो 300 और 200 564 है ना, 60 और 4 64, तो ये आ गया 564 माइनस का कितना 90। अब देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है ना। देखो चार का तो 4 ही बचेगा, 6 में से 9 जाएंगे नहीं, तो इधर से हमने एक दाएं ले ली, 16 बचे, और 16 में से 9 गए तो कितना बचेगा। आप खुद बचाओ, 9 और 7 16 होते हैं। बिल्कुल भैया भाई, 9 और 6 15, 9 और 7 16, यहाँ बचा 4, तो 4 का 4, तो आंसर आपका आ गया 474 है ना, 474। ये क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का समझ में आ गया ना। इन दोनों का देखो पहले सबसे पहले गुणा करेंगे है ना। तो गुणा, हमारी गुणा किन किन के बीच में हो रही है, सबसे पहले इन दोनों के बीच में हो रही है, फिर किस किस के बीच में हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक हो रही है, फिर किस किस के बीच में हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक हो रही है। तो हम पहले तो इनकी गुणा करेंगे आपस में, उसके बाद में प्लस और माइनस करेंगे है ना। गुणा करने के बाद में फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी दोनों को जोड़ेंगे। तो अब प्लस प्लस वाले कौन से हैं, देखो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो इन दोनों को जोड़ दिया हमने और माइनस वाले को घटा दिया। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा दोस्त। मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, ऊपर से है ना, ऊपर से हम जगह बनाते हुए चलेंगे। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक डाटा दिया हुआ है, 7 8 9 10 12 12 12 डाटा से माध्य और बहुलक ज्ञात करें। भाई देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एसएससी जीडी वालों आपके लिए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। देखो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि माध्य, भैया माध्य को हम ना, देखो अगर मैं एक नॉर्मल सी बात में अगर बताऊं तो माध्य का मतलब भी सेम बिल्कुल औसत की तरह होता है ना। और औसत का मतलब आपको पता ही होता है कि औसत में क्या होता है, जैसे 1 2 3, मगर ऐसा बोलता है ना, 1 2 3 इस तरीके से दे रखा है, बोलेगा इनका औसत निकालो। तो आप कह दोगे जी जो ये जो नंबर होते हैं ना, हम पहले इनको जोड़ लेते हैं, जितने भी होते हैं 3 2 5 और 1 6, और जितनी नंबर की संख्या होती है 1 2 3 संख्याएं, तो उससे हम इसमें भाग देते हैं। तो ये हमारा निकल के आ गया औसत, है ना। क्या निकल के आ गया, ये औसत निकल के आ गया। तो वैसे ही हम पहले इसका क्या निकालेंगे, माध्य, यानी कि औसत निकाल लेंगे, माध्य है ना, माध्य। देखो कैसे निकालेंगे, अगर मैं इनको जोड़ूं, देखो 12 कम 12 12 दूनी 24 12 थी 36 10 46 46 और 4 50 5 55 55 5 60 60 और 3 63 63 और 7 70। तो ये इनका योग कितना आ गया, योग आ गया, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं पदों का योग, योग मतलब जोड़, बटे में पदों की संख्या, पदों की संख्या। दोस्त ये लिख लिया हमने। तो पदों का योग देखो कितना आ रहा है, निकल के 70 आ रहा है जब हम इनका जोड़ेंगे। और कितने पद हैं, इनकी संख्या, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये भैया कितने पद हैं, 7 पद हैं। अब जब 7 से 70 को काटेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, है ना, 7 दशमलव 70। तो हमारा माध्य तो निकल के आ गया कितना, 70। अब देखो बहुलक का क्या मतलब होता है। बहुलक जब भी ऐसा पूछे आपसे, ऐसी सीरीज में अगर बहुलक पूछता है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले उनको आरोही क्रम में लिख लेते हैं, है ना। आरोही क्रम में लिख लो या अवरोही में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो मतलब उनको एक ऐसी सीक्वेंस में बना लो, ऐसा नहीं कि कोई कहीं लिखा हुआ है नंबर, कोई कहीं लिखा हुआ है, एक सीरीज़ में ऐसे बना लो जैसे कि 1 2 3 4 वाली सीरीज होती है ना, तो ऐसे। तो ये पहले से ही अपने आप में मतलब लिखी हुई है 7 8 9 10 11 12। तो भैया इतना याद रखना बस बहुलक में कि जो संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट होती है ना, वही उसका बहुलक होता है ना। अब जैसे कि इसमें देखो 12 सबसे अधिक बार आया है ना। पुनरावृत्ति जिसकी सबसे अधिक होती है वही संख्या क्या होती है, बहुलक होती है। तो 12 सब देखो 10 कितने बार आया, हम ऐसे देखेंगे 7 कितने बार आया, 1 बार आया। 8 कितने बार आया, 1 बार आया। 9 भी कितने बार आया, 1 बार। 10 कितने बार, 1 बार। लेकिन 12 कितने बार आया, 3 बार। तो जो सबसे ज़्यादा बार आता है ना, वही क्या होता है दोस्त, हमारा बहुलक होता है। तो देखो बहुलक कितना हो गया, बहुलक हो गया हमारा कितना, 12। तो इसका जो आंसर आएगा ना निकल के, वो क्या आएगा, देखो क्या बोल रहा है डाटा में माध्य और बहुलक, तो वो आएगा 10,12। एक आंसर रहेगा 10,14, एक रहेगा 12,10, एक रहेगा 14,10। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ये ए वाला हमारा सही हो जाएगा, है ना। क्योंकि हमारा पहला क्रम के अनुसार पूछ रहा है ना कि माध्य माध्य कितना निकल गया 10 और बहुलक कितना निकल गया 12। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि दूसरा वाला क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा दोस्त। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है भाई। समझ में तो आ रहा होगा ना आपके, ऐसा तो है नहीं कि भाई आपके ऊपर सर पैसे जा रहा हो, है ना। और मैं क्या बोलता हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें अगर आपकी समझ में नहीं आ रही है ना, तो मैं बताऊँगा आपको, उस बच्चे के लिए बोल रहा हूँ मैं कि जिसका बिल्कुल मतलब मैथ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, जिसका बेसिक भी क्लियर नहीं है। तो मैंने ना प्लेलिस्ट में बेसिक क्लास का मतलब शेड्यूल डाल रखा है, 8-9 क्लास हैं उसमें शायद। तो आप एक बार उनको मतलब ज़रूर कर लें दोस्त, है ना। तो जैसे ही बेसिक क्लास कर लोगे ना, तो आपका थोड़ा सा मतलब एक इंटरेस्ट मतलब मैथ की तरफ बढ़ जाएगा, है ना। अच्छा लगने लगेगा और आप कहोगे कि हाँ मैथ हमारी समझ में आने लग रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 16, 18 और 20 से विभाजित किया जाए। भाई देखो अभी आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, 15, 16, 18, 20 को भूल जाओ। मैं अगर एक यह संख्या यहाँ पे लिखूँ 2, 3, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, अगर मैं इनमें ये कहूँ कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात मतलब मेरे को बताओ जो 2, 3 और 4 से क्या हो, विभाजित हो, तो आप क्या करोगे भैया। अगर मैं 4 को ले लेता हूँ, है ना, तो 4 2 से तो विभाजित हो जाएगी, 4 से हो जाएगी, लेकिन 3 से नहीं होगी। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ भाई, 3 से 6 कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, क्या 6 4 से कटेगी, नहीं कटेगी। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम इन तीनों संख्याओं का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लो। तो जो भी एलसीएम निकल के आएगा ना, तो सबसे छोटी से छोटी संख्या वो रहेगी कि वो इन तीनों से विभाजित हो जाएगी। अब जैसे ही मैं 2, 3 और 4 का एलसीएम लूँगा, तो आप कह सकते हो कितना एलसीएम आएगा, मैंने लेना बता रखा है आपको कि एलसीएम कैसे लेते हैं भैया। जो बड़ी संख्या है ना इसमें, उसका पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्या करना स्टार्ट कर दो, पहाड़ा पढ़ना। अब जैसे इसका पहाड़ा पढ़ोगे तो वो एक ऐसी संख्या आनी चाहिए कि जो इन तीनों से कटती हो। अब 4 एकम 4 तो नहीं कटती तीनों से, 4 दूनी 8 भैया तीनों से नहीं कटती, क्योंकि 8 2 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी, पर 3 से नहीं कटती ना। 4 3 12, अब ये 12 तो तीनों से कटती है भाई, 4 से भी, 3 से भी, 3 चौक 12 और 2 से भी। तो वही हमारा क्या निकल का आया, एलसीएम निकल का आया। तो आप एक चीज़ समझ गए होंगे यहाँ से, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे, तो हमें अगर हम पहले हम ज्ञात करें कौन सी छोटी छोटी संख्या जिसे 15, 16, 18 और 20 से विभाजित करें, तो वो संख्या कौन सी निकल के आएगी जो इन तीनों से विभाजित हो, यानी चारों से विभाजित हो। तो आप क्या बोलोगे भैया, 15, 16, 18 और 20 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो, ठीक है। अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ तो छोटी से छोटी संख्या से काटते हैं। अब 2 से 15 तो कटेगा नहीं, ऐसे कैसे लिख देंगे। 2 से 16 कटेगा 8 बार, 2 से 18 कटेगा 9 बार और 2 से 20 कटेगा 10 बार। देखो फिर 2 से काटेंगे, 15 नहीं कटेगा, 2 चौक 8, 9 नहीं कटेगा, 2 पंजे 10। फिर 2 से काट लेते हैं दोस्त। अब 2 से काटने की जरूरत नहीं, अगर 2 से मैं इसको 4 से ही काट लूँ डायरेक्ट यहाँ पे, तो 15 नहीं कटेगा, 4 एकम 4, और जब तक काटते हुए चलेंगे हम, जब तक सबके नीचे क्या ना जाए, 1 ना जाए, है ना। 4 से 9 नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा। अब क्या करूँ, अब मैं देखो इसको 9 से काट लेता हूँ। क्यों, क्योंकि अगर मैं एक बार यहाँ पे 3 से काटूंगा तो 3 3 9 आएगा, फिर 3 से काटूंगा तो उसका भी मतलब भी 3 3 9 ही रहेगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ किससे काट लेता हूँ, 9 से काट लेता हूँ। तो देखो 15 नहीं कटेगा, 1 इसके नीचे आ गया, 9 एकम 9, इसके नीचे भी 1 आ गया, और यहाँ आ गया 5। 5 से काटते हैं दोस्त, 5 दिया 15, नहीं भाई 15 कट जाएगा ना उससे, 3 से, तो हम पहले 3 से ही काटेंगे ना, 3 से काटेंगे। देखो दोस्त, अगर मैं इसको 3 से काटता हूँ तो 3 पंजे 15, 1 और 3 तिया 9,
और 5, है ना। अब फिर 3 से काट लो, 5 नहीं कटेगा तो 5 ऐसे उतार लिया, 1 यहाँ 3 एकम 3 और यहाँ 5। अब इसको फिर 5 से काट लो। तो मैंने क्या बताया, जब तक सबके नीचे 1 1 ना आ जाए जब तक हम इसमें एलसीएम इस तरीके से निकालते हैं। तो आप एक बात समझ में आई होगी आपके कि देखो मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है, जब भी 5 और 2 मिल जाए या 5 और 4 मिल जाए तो हम सबसे पहले उनका मल्टीपल कर लो, तो गुणा करने में आसान हो जाता है। देखो 2 दूनी 4, है ना। या ऐसा कर लो, 5 चौक कितने हो गए 20, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80 और 80 तिया 240, भाई 8 तिया 24, 240 और 240 तिया 24 तिया कितने होते हैं 72 होते हैं, तो कितना हो गया 720। तो इसका एलसीएम निकल के कितना आ गया दोस्त 720, 720। लेकिन अब आगे देखो आगे क्या बोल रहा है, तो वह प्रत्येक मामले में क्या 11 शेष छोड़ती है। भाई जब हम इसको इससे भाग देंगे ना, इससे भाग देंगे इसमें, तो ये पूरी पूरी कटेगी, इससे देंगे तो पूरी पूरी कटेगी, इससे देंगे तो भी पूरी पूरी, 20 से देंगे तो भी पूरी पूरी कटेगी। अभी मैंने बता दिया, समझा दिया ना वो 1 2 3 4 का लेकर के। तो क्या बोल रहा है कि प्रत्येक मामले में 11 शेष बचे। तो 11 शेष बचने का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो मैं 3 में, है ना, मैं 3 से किसी संख्या में भाग दे रहा हूँ, है ना, मैं कह रहा हूँ 8 में भाग दिया मैंने, 8 में भाग दिया। या ऐसे ऐसे मान लो जैसे कि 2 से अगर किसी संख्या में हम भाग दे रहे हैं, है ना, और कहें कि भैया 1 शेष बचे, तो 1 शेष बचने का मतलब क्या है कि वो संख्या कितनी होगी, वो संख्या 3 होगी, क्योंकि जैसे ही मैं 3 में भाग दूंगा ना तो 2 एकम 2, तो 1 शेष बच गई। तो वो जो शेष जो होता है ना वो उस संख्या से फालतू वाली चीज़ होती है। तो वैसे ही आप कह सकते हो कि जब प्रत्येक में 11 शेष बचेगा ना, तो भैया इसमें 11 एक्स्ट्रा होंगे, तो इन्हें जोड़ दो, तो 1 3 और 7, तो वो संख्या निकल के आ गई क्या, तो वह प्रत्येक मामले में 11 शेष छोड़ती है, तो संख्या कितनी निकल के आएगी 731। तो ये आपका क्या हो गया दोस्त, आंसर हो गया। उम्मीद कर सकता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे साथी, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं 12 9 4 के अनुपात में हैं, 3 संख्याएं 12 9 4 के अनुपात में, यदि उनका में से 5 है। भाई अनुपात में है ना, तो 12 9 और 5 यानी 12 9 और 4 के अनुपात में। अब में से की जहाँ बात आ जाए ना, तो में से का मतलब होता है कि में से किसी भी लहसे में ना एक बार तो, मतलब किसी भी संख्या में एक बार तो वो मल्टीपल कर उसका आता ही आता है ना, एक बार तो मल्टीपल उसका आता ही आता है। तो ये कितनी संख्या हो जाएंगी 60 45 और 20, है ना, में से 5 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो जब इनका में से 5 है ना, तो ये संख्या बैठेंगी 60 45 और 20। अब क्या निकलवा रहा है, इनका एलसीएम निकलवा रहा है, तो एलसीएम निकाल दो भाई। मैंने क्या बताया 60 का पढ़ा है ना, पढ़ेंगे तो कितना आएगा 60 दूनी 120, क्या 45 से कटेगा 120, 4 तिया 12 नहीं कटेगा, 6 तिया 18, तो 4 चौक 16 और 5 चौक 20। तो इसका एलसीएम कितना निकल के आ गया 180 निकल के आ गया दोस्त। कितना निकल के आ गया 180। कैसे, देखो जैसे ही मैंने 60 का बड़ी से बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ा, 60 दूनी 120, तो 120 60 से भी कटेगी 20 से भी कटेगी, लेकिन 45 से नहीं कटेगी। जैसे ही मैंने इसका पढ़ा 3 बार तक पढ़ा, तो 180 भाई 6 तिया 18 मतलब 60 तिया 180। अब ये 180 60 से भी कटेगी 45 से भी कटेगी। 4500 का कितने होते हैं भाई, 4500 का 4 पंजे 20, 2 4 चौक 16 2 18, 180 होते हैं ना, तो 45 से भी कटेगी और ये 20 से तो कटेगी, है ना। 20 निम्मा 180। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया इसका मेरे दोस्त कितना आ गया 180। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद कर सकता हूँ आपको 4th नंबर क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे दोस्त आपके एग्जाम में, ठीक है ना। अच्छे से इनको याद कर लेना, मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन कहीं मिलता है तो आप उसको खुद से मतलब निकाल के देखोगे, है ना, खुद से उसमें प्रैक्टिस करोगे। चलो 5th नंबर क्वेश्चन, फिर फटाफट से अगले 5 क्वेश्चन और देखेंगे। 0.54 गुणा 0.54 माइनस 0.36 गुणा 0.36 अपॉन 0.18 इंटू गुणा में 0.90 बराबर, मतलब इसका मान क्या होगा, है ना भाई दोस्त, क्या मान क्या होगा। सबसे पहले एक चीज़ बताओ मेरे को, एक जैसी संख्या 2 बार गुणा में हो रही है तो मैं इसको a मान लूँगा, तो जब a मानूंगा तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ माइनस लगा हुआ है ना। ऐसे ये अलग संख्या है इससे, तो ये भी 2 बार गुणा हो रही है तो इसको मैं b मान लेता हूँ, तो ये b स्क्वायर हो गया। तो आप कह सकते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस b और a माइनस b, और बटे में देखो, अब बटे में a प्लस बी और a माइनस बी नहीं है इसमें,
जो पहला देखो आ गया ना, ये मतलब ये सेकंड लेवल आ गया। अगर आप कहो ना इस क्वेश्चन में जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें अगर मैं बात करूं तो ये सेकंड लेवल का क्वेश्चन है। अगर यहाँ नीचे प्लस या माइनस होता तो डायरेक्ट प्लस से प्लस और माइनस से माइनस वाला कट जाता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं तो अब क्या करेंगे भाई, 0.18 गुणा 0.90 बराबर, अब ए का मान कितना है 0.54 और बी का मान कितना है 0.36, यही तो है। तो जब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो देखो 6 4 10 की 0 हाथ से 1 5 4 3 8 और 1 9 है ना, कितना आ गया भाई 0.90 आ गया ये, है ना। जब इनको मैंने जोड़ा तो 0.90 आया। अब गुणा में अब देखो a माइनस बी, मतलब फिर से वही वाली चीज़, a का मान कितना 0.54 और माइनस b का मान कितना 0.36। जब मैं इनको माइनस करूँगा तो 14 में से 6 जाएंगे तो 8 और यहाँ कितना बचा 4 में से 3 का 1 तो 0.18, तो यहाँ बचा 0.18। तो ऊपर वाली जो संख्या निकल गई वो आई 0.90 गुणा में 0.18, और भैया नीचे वाली संख्या भी तो यही है 0.18 गुणा 0.90। तो ये इससे एक संख्या बिल्कुल सेम, वो गुणा में है और बटे में है, तो वो आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएगी। यानी कि जैसे कि 4/4, तो 4 से 4 कितने बार कटा, 1 बार। तो वैसे इसका आंसर कितना आ गया, 1। तो आप कह सकते हो इसका आंसर कितना आ गया दोस्त, 1। चलो उम्मीद कर सकता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा, है ना दोस्त। चलो अभी फटाफट से अगले 5 क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगले 5 क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे के ये 10 क्वेश्चन मतलब पूरे हो गए, 6वां 7वां 8वां, देखो 9वां क्वेश्चन यहाँ पर है और 10वां ये रहा यहाँ पे, है ना। थोड़ी सी जगह की मतलब कमी बेशी की वजह से देखो 9वां क्वेश्चन मैंने यहाँ उतार रखा है, मैं बता दूंगा, और 10वां क्वेश्चन ये रहा। तो हम देखते हैं 6वां क्वेश्चन क्या है। राम ने कितना, ये 2 लाख है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है भाई। 2 लाख रुपए में एक ज़मीन खरीदी और उसे 2,50,000 रुपये मतलब 2.5 लाख रुपए में बेच दिया। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आपका होगा जी प्रॉफिट हुआ, यानी कि मतलब लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। चलो मैं हिंदी में लिखता हूँ, क्या हुआ, लाभ हुआ। क्या हुआ, लाभ। अब उसने ये पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, है ना। तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है, खरीदी हुई चीज़ पे, यानी कि क्रिया मूल्य पे, है ना। भाई ये तो बेची हुई यानी कि एसपी है, तो और ये कॉस्ट प्राइस यानी कि ये सीपी है, और ये क्या है, एसपी, यानी कि ये क्रिया मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत हमेशा क्रिया मूल्य पे होता है। तो ये कितना जाएगा, 2 लाख, तो यहाँ पर जाएगा देखो भाई, और गुणा में परसेंटेज लाने के लिए 100। अब देखो 2 जीरो जैसे 2 जीरो कट जाएंगी। अब ये बताओ कि लाभ हुआ कितने का। तो लाभ आप कहोगे जी कितने का लाभ हुआ, 50,000 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 50,000 का। 50,000 का तो लाभ होगा भाई, 50,000 का ही तो लाभ होगा, क्योंकि 2 लाख की तो उसने क्या मतलब खरीदी थी और 2.5 लाख में बेच दी, तो 50,000 का लाभ हो गया उसको। तो 2 जीरो से तो इधर 2 जीरो कटी। अब 3 जीरो से देखो इधर ये 3 जीरो कटी। तो जब 50 से 2 को भाग देंगे कितना आएगा, 25। तो आपको होगा जी 25% का उसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, यानी कि 25% का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो उम्मीद कर सकता हूँ ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। अब ये इस तरीके का 2-3 क्वेश्चन आपके रिपीट हो चुके हैं, तो मैं मानूंगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाता है ना, क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य के बराबर है या इस तरीके से आ जाए, तो आप उसको गलत नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी और क्यू के बीच चलने की दर का अनुपात, मतलब चाल का अनुपात। चाल का अनुपात क्या है, 4:7 है। अगर उनकी दूरी को तय करने में पी 56 मिनट का समय लेता है। तो भाई जब यहाँ समय की बात आई है ना, तो चाल का, अब अगर मैं समय का अनुपात निकालूँ, समय का, तो जो चाल का अनुपात होता है वो समय का अनुपात उल्टा हो जाता है। मतलब चाल का अनुपात क्या हो जाता है, समय का अनुपात निकालने के लिए उल्टा हो जाता है। तो ये आएगा 7:4। अब देखो यहाँ कितना, ये पी था ना, ये पी था और ये क्यू था। तो अब पी देखो, पहले पी का कितना था, 7 था, अब पी का कितना आ गया, मतलब पहले पी का कितना 4 था, अब पी का कितना आ गया 7। तो ये कह रहा है कि पी 56 मिनट का समय लेता है। तब ये समय का आ गया ना, मिनट का। तो भाई 7 की वैल्यू कितने के बराबर आ रही है, पी ले रहा है ना, तो 7 की वैल्यू आ रही है कितने के बराबर, 56 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 8 के बराबर। कैसे, ऐसे
7 की 56 के बराबर, तो एक की आएगी 56 बटे में 7, तो 7 अट्ठे 56, तो ऐसा आता है ये 8। एक की वैल्यू कितने का आएगी 8 के बराबर। तो P 56 मिनट का समय लेता है, तो उसी दूरी को तय करने में Q द्वारा कितना समय लिया जाएगा। अब भाई Q द्वारा समय लिया गया, तो मतलब आप देख लो कि जब P का कितना आया 8 आया है ना, तो इसमें 8 से सीधा सीधा गुणा कर दो। भाई 7 की वैल्यू 56, तो 1 की वैल्यू 8, तो 1 की वैल्यू जब 8 है तो इसमें सीधा सीधा 8 से क्या कर दो, मल्टीपल कर दो। तो आप कह दोगे जी क्या 32 मिनट का समय लेगा, है ना। 56 मिनट का समय लेता है ना वो, तो उसी दूरी को तय करने में Q कितना समय लेगा, 32 मिनट का समय लेगा। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त मेरे। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष में 1000 रुपये का, है ना, आज तो ये मिटने में कुछ दिक्कत कर रहा है भाई, शीलन आ गई, शीलन आ गया भाई लगता है इस पर बोर्ड पे। चलो, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में 1000 रुपये की राशि 1200 रुपये हो जाती है। बहुत अच्छे। यदि 5% बढ़ जाए, यदि ब्याज की दर कितना 5% बढ़ जाए, तो 2 वर्ष में 1000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में, है ना, 2 वर्ष में 1000 रुपये की जो राशि है ना, वो कितनी हो जाती है, मतलब कितनी हो जाती है, 1200 हो जाती। आप एक बात बताओ, आपने एक फॉर्मूला याद कर रखा है साधारण, है ना, ये वाला साधारण ब्याज बराबर क्या होता है दोस्त, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। तो ये जो ब्याज जो होती है हमारी, ये किस किस से मिलकर बंदी होती है, आप कहोगे जी ये जो ब्याज होती है ना, ये हमारा होता है क्या, मूल मतलब क्या, जो अमाउंट होता है, अमाउंट में से मतलब मिश्र धन में से अगर हम मूलधन को घटा देते हैं, किसको, मूलधन को घटा देते हैं, तो वो हमारा क्या होती है, वो हमारी ब्याज ही तो होती है। ठीक है, बराबर, अब ये कितना मूलधन है ना, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में कितना 100। अब मुझे एक बात बताओ, मिश्र धन कितना है भाई, ये मिश्र धन ही तो है। देखो मिश्र धन का मतलब क्या होता है, ब्याज का मतलब तो वो होता है दोस्त, जैसे आपने किसी को रुपये दिए और आपने कहा कि भैया इतनी % की ब्याज पे दे रहा हूँ मैं तेरे को, है ना, तो जो आपको उसका भी जो ब्याज मिला, तो वो क्या है, वो आपका ब्याज, मतलब उसको क्या बोलेंगे, ब्याज बोलेंगे। लेकिन अगर वो सारे पैसे वापस कर दे, मतलब जो आपने दिए थे वो भी और जो आपका ब्याज बना वो भी, तो वो उसको बोलते हैं मिश्र, मतलब मिला हुआ, उसी को बोलते हैं मिश्र धन। ठीक है ना, तो अब आपको समझ में आ गई होगी। तो मिश्र धन कितना है भैया, आप कहोगे जी 1200, है ना, 1200 तो हो गया था मिश्र धन, माइनस मूलधन कितना, भाई कितना रुपए दिया था उसने, 1000 रुपये तो दिए थे, 1000 रुपये, है ना, बराबर। अब यहाँ भी देख लो मूलधन कितना, 1000 गुणा निश्चित दर, अब हमें दर नहीं पता ना, तो हम दर को तो दर ही मान लेंगे, आर मार लो इसको, और गुणा में समय 2 वर्ष और बटे में कितना 100। देखो 1200 में से जब 1000 जाएंगे तो कितना बचेगा, 200 ही तो बचेगा दोस्त, 200 बराबर, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे यहाँ पे, ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, 10 दूनी 20 आर बटे में कितना 20 आर ही बचा है, तो भाई कितना बचा 20 आर। अब देखो जब ये आर की वैल्यू निकालेंगे तो देखो 0 से तो 0 कट जाएगी, है ना, और 20 एकम 20, तो हमने कहीं तो कोई मिस्टेक करी है भाई, हाँ सही तो है यार, 2 × 20 भाई, ये 0 से 0 कट गया, तो आर बराबर देखो 2 से हमने 0 से तो 0 काट दिया ना, मैं 20 से फिर से 20 को काट रहा था, लेकिन हम कितना काटेंगे, 2 से 10, जब 20 कटेगा कितने बार कटेगा 10, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब रेट आ गया हमारा निकल के कितना 10%, कितना आ गया रेट निकल के हमारा 10%, यानी कि दर निकल के आ गई। ये जो वो बात बोल रहा था ना कि निश्चित दर पर 2 वर्ष में, अब देखो कितना वो दर है 10% की, अगर हम 1000 रुपये को 10% की ब्याज पर देंगे ना 2 साल में, तो वो कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। लेकिन फिर उसने बोला यदि ब्याज की दर में 5% बढ़ जाए, मतलब पहले कितनी थी 10% थी, पहले कितनी थी 10% थी, देखो इधर देख लेना, इधर साइड में पहले कितनी थी 10% थी, या इधर बता दूं, चलो इधर बताता हूँ, ठीक है ना। अब कितनी होगी 5% और बढ़ गई, तो दर कितनी होगी 15%,
15% हो जाने पर 2 वर्ष में, तो मूलधन कितना है ना, 2 वर्ष में 1000 की राशि कितनी हो जाएगी। अब देख लो भैया, 1000 की राशि कितना, 15% मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में कितना 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 15 दूनी 30, 30 दूसरा 300, तो आपका आंसर आ गया कितना दोस्त, 300। ठीक है ना, 300। ये क्या निकल के आया, ब्याज निकल के आया, लेकिन उसने ब्याज नहीं पूछा, उसने क्या पूछा कि राशि कितनी हो जाएगी, है ना। यही क्वेश्चन में गलती होती है, और ऑप्शन में 300 भी दिया होगा। अब उसने ब्याज नहीं पूछा, उसने पूछा कि राशि कितनी हो जाएगी। तो भैया राशि तो उसने 1000 रुपये जो दिए थे वो भी तो लेगा, है ना। तो राशि हो जाएगी 1000 प्लस 300 यानी कि 1300। ये आपका क्या, मिश्रधन पूछ रहा है इसमें, ये क्या पूछ रहा है, मिश्रधन। तो वो राशि कितनी हो जाएगी, 1300। तो उम्मीद कर सकता हूं कि ये वाला क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो 300 नहीं होगा इसमें क्या होगा, 1300। ठीक है ना, तो उम्मीद कर सकता हूं आपके समझ में आ गया होगा मेरे साथी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि 70 का 130%, 70 का 130% प्लस 160 का 35%। ये थोड़ा सा मिट गया है तो हम इसे सही कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं। 160 का 35% है भैया, और यहाँ पर है 240 का 50%। 240 का 50%। अब देखो यहाँ पूरा सवाल है, ये बराबर x का 30% है, तो x का मान निकालिए। अब देखो जैसे जैसे वो बोलता जा रहा है ना, हम वैसे वैसे करते जा रहे हैं। 70 का मतलब गुणा 130, तो 130 बटे में कितना 100, प्लस 60 का मतलब गुणा 35 बटे में 100। ठीक है ना, 160 का 35 बटे में 100 माइनस 240 का कितना 50%, यानी 50 बटे में 100 बराबर, देखो ये यहाँ पे बराबर x का 30%। तो ये कह रहा है कि भैया x का मान निकाल दो, इसमें से कितना निकल के आएगा। तो आप एक बात बताओ, देखो 1 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो ये कटी, तो 13 सत्ते कितने होते हैं, आपको 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, है ना। तो 13 सत्ते 91 प्लस, वैसे ही देखो 1 जीरो से 1 जीरो कटी ये, और अगर मैं इसको 2 से काटूं तो 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10 और 5 से काटूंगा 5 सत्ते 35, तो 8 सत्ते कितने हो जाएंगे दोस्त, 8 सत्ते हो जाएंगे 56। तो ये हो गया 56 माइनस, फिर से 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी ये, तो 24 पंजे 120 होते हैं क्या, 20 पंजे 100 और 4 पंजे 20, तो 120 बराबर, अगर मैं इस जीरो से इस जीरो को काटता हूं तो ये आ जाएगा 3x बटे में 10। ये आ गया मेरे साथी। अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ और घटाना करता हूं यहाँ पे, तो आप कह दोगे ये कितना आ गया, 9 और 5 14, 6 और 1 7, 147 ही बनेगा भाई। 6 और 1 7, 9 और 5 14, बिल्कुल सही है। माइनस के 120 बराबर में 3x बटे में 10। अब देखो 147 में से जब 120 जाएंगे तो 7 का तो 7 ऐसे ही बचेगा, 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, मतलब 27 बचे, बराबर में कितना है 3x बटे में 10। अब इनका क्या करते हैं, अब इनका क्रॉस मल्टीपल कर दो ऐसे, तो आप कह दोगे जी 3x बराबर में कितने आ जाएंगे 270 आ जाएंगे। या आप देखो 3 से डायरेक्ट यहाँ पे 3 ने 27 कट जाता है ना, 9 और 10 ने 90 आ जाता, लेकिन आपको समझाने की वजह से मैं बता देता हूँ। देखो 3x बराबर 27 बटे 27 गुणा कितना 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखो 3 इधर गुणा में तो ये बटे में चला जाएगा, तो 27 गुणा में 10 बटे में 3। अब देखो 3 ने 27 वही वाली चीज़ आ गई ना, और 9 दूसरा 90, तो x बराबर कितना आ गया दोस्त 90। तो ये आपका आंसर आ गया, x बराबर 90। तो उम्मीद कर सकता हूँ ये भी यार, अगर मुझे इसमें देखो 40 सेकंड 50 सेकंड या 1 मिनट लग रही है तो वो आपको सिर्फ समझाने की वजह से लग रही है। अगर इसमें जब हमारा हाथ जब फास्ट चलेगा ना, हम उसको ऐसे थोड़ी लेंगे सजा सजा के कि 7 आ गया और 5 आ गया और 3 आ गया। अरे इतनी देर में तो 7 मतलब 7-8 अंक लिख देने चाहिए। ठीक है ना, जब हम रफ कार्य करेंगे, जब हम पेपर में बैठेंगे तो दिमाग एकदम स्थिर होना चाहिए और फास्ट होना चाहिए। ठीक है ना, और हाथ भी हमारे फास्ट चलने चाहिए, ऐसे नहीं। ठीक है ना, चलो आप क्या है ना कि जब
इनको सब चीज़ों को समझ लोगे तो शॉर्ट तो अपने आप बनाना स्टार्ट कर दोगे। अभी जैसे मैंने बताया कि वो 90 वहीं आ जाता, 3 नेम 27 और 10 का 0 का हम उसमें मल्टीपल कर देते, लेकिन मैंने आपको समझाने की वजह से बताया दोस्त। देखो लास्ट क्वेश्चन फटाफट से निपटा लेते हैं इसको। ये क्या बोल रहा है, एक ट्रेन 90 मिनट में, ये इसका मतलब है दोस्त मिनट, 90 मीटर में मत समझ लेना इसको, इसका मतलब है क्या, मिनट में। एक ट्रेन 90 मिनट में एक निश्चित दूरी, मतलब हमें पता नहीं है भैया, निश्चित है दूरी हमें पता नहीं है, निश्चित दूरी तय करती है अगर यह औसत 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। तो भाई जब ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है तो मैं इस मिनट को किस में बना लेता हूँ भाई, मिनट को किट में बना लो, घंटे में बना लेते हैं, मिनट को किस में बना लो, घंटे में। तो आप बताओ पहले नंबर तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, यही होता है ना भाई। निश्चित दूरी तो बोल रहा है, वो निश्चित दूरी तय कर रही है, हमें पता नहीं निश्चित दूरी क्या है। तो चाल तो हमारी दे रखी है उसने कितनी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन जो समय है वो मिनट में दे रखा है, समय किस में दे रखा है, मिनट में। और मैं इसको क्या कर दूं, घंटे में बनाने के लिए 60 से भाग दे दूं, तो देखो 0 से 0 कटेगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो ये आ गया 3/2 घंटे। तो समय कितना आ गया, 3/2। अब देखो 2 से 48 कटेगा कितने बार, 24 बार, और 24 तिया 72, तो ये हमारा आ गया 72, ठीक है ना, कितना आ गया 72 घंटे, है ना, 72 घंटे। अरे दूरी आई भैया हमारी, क्या निकल गई, हाँ अरे हम तो गलत कर रहे हैं भाई। देखो ये हम दूरी निकाल लेते ना, तो 72 कितना आ गया, 72 किलोमीटर, है ना, 72 किलोमीटर, ठीक है। अब दोबारा उसने क्या बोला है कि रफ्तार से चलती है, समय के सफ़र को कम करने के लिए, मतलब भाई उसको जल्दी पहुंचना है ना। अब जो चीज़ वो 90 मिनट में पहुंच रहा था वो चाह रहा है कि 40 मिनट में पहुंच जाए, है ना, 40 मिनट में पहुंच जाए, तो समय का सफ़र मतलब समय कम होगा फिर, है ना, तो समय तो बिल्कुल कम रहेगा, ठीक है भाई। समय के सफ़र को कम करके मतलब उसने 40 मिनट कर दिया तक लाने के लिए, मतलब 40 मिनट तक लाने के लिए, है ना। वो कह रहा है कि उसको कितनी तेज़ दौड़ाऊँ मैं कि जो 40 मिनट में पहुँच जाऊँ। इसका कहने का मतलब क्या है कि इस गाड़ी को मैं कितनी तेज़ दौड़ाऊँ कि जो 40 मिनट में ही पहुँच जाऊँ। तो पहले तो एक चीज़ बताओ, समय के रफ्तार को कम कर उसने 40 मिनट तक कर दिया, तो भाई यह मिनट है ना, मिनट है कि ट्रेन की किस रफ्तार से दौड़ना होगा, मतलब चाल। अब इसमें क्या बोल रहा है, चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। अब एक बात बताओ मुझे भाई, हमारी दूरी तो निकल के आ गई, दूरी कितने आई थी हमारी, 72 किलोमीटर, है ना। अब समय उसने कितना 40 मिनट दे रखा है, तो वही चीज़ हम इसको क्या करेंगे, 40 मिनट को घंटे में बदल लेंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा 2/3। तो चाल बराबर दूरी कितनी है, 72, चाल बराबर दूरी कितनी है दोस्त, 72, और बटे में समय कितना, समय कितना आ गया 2/3 या 3/2, 40/60, 2/3, 2/3। तो ये जब बटे के नीचे जब ऐसा कंडीशन हो ना, A/B/C, तो इसका मान होता है A गुणा C/B, मतलब ये C ऊपर गुणा कर देती है, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो सीधा सीधा आप कह सकते हो 72 गुणा में 3/2, और 2 से ये कितने बार कटेगा, 72 36 बार कटेगा, 36 दूनी 72 ही तो होते हैं, और गुणा में 3, तो 36 दिया कितने आ गए, 3 6 18 का 8, हाँसुल 1 3 3 और 1 10। तो ये भैया 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भगानी पड़ेगी उसे, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसे भगानी पड़ेगी, तो तब जाकर के वो कितने मिनट में, 40 मिनट में पहुंच जाएगा, है ना, 40 मिनट में पहुंच जाएगा। तो उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा मेरे साथी। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरी इस वीडियो को, इस क्लास को अगर पहली बार देख रहे हो तो दोस्त इसको थोड़ा सा शेयर वगैरह कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भाई लाइक के लिए तो अब मैं आप मतलब चुनाव खुद कर सकते हो कि आपके कितने समझ में आया, कितने नहीं समझ में आया, है ना। तो जो तरीका होता है, ठीक है, मेन होता है भाई समझाने का, मतलब समझने का, समझ में आना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं देखा जाता उसमें, शॉर्ट और लॉन्ग नहीं देखा जाता, मेन होता है कि समझ में आना चाहिए। अगर आपकी समझ में आ गया ना तो आप उसको खुद पे खुद शॉर्ट बना लोगे मेरे दोस्त। अगर समझ में ही नहीं आया तो वो शॉर्ट ट्रिक्स ना ऐसे हवा से निकल जाती हैं फिर, ठीक है ना। चलो, तो बाकी क्लास को भाई शेयर तो ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका कोई ऐसा साथी हो जिसको ये चीज़ें नहीं आती हो, तो उसके लिए जब ये उसके पास जाएंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो मिलूँगा अगली क्लास में, है ना, तब तक के लिए
हाँ, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।